हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रश्मि। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा क्लास 11 इसको कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हमारा पर्पस होता है कि चैप्टर को इजी वे में आपको समझाना और वो भी ट्रिक्स के साथ, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से अपने चैप्टर को याद कर पाएँ और उस आंसर्स को लिख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटा। डेटा है क्या? डेटा बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हैं किसी पर्पस से, किसी चीज़ के बारे में, उसे बोलते हैं डेटा। अब सोर्सेस ऑफ डेटा, सोर्सेस हमारे 2 होते हैं। कहाँ कहाँ से आप इस कलेक्ट करेंगे डेटा को, ठीक है? तो एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो आप ऑरिजिन से कलेक्ट करते हैं, ऑरिजिन से मतलब जहाँ आप शुरुआत से शुरू करेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपको अपने स्कूल में ही देखना है कि मोस्टली जो पॉपुलर एक्टर है बच्चों का, वो कौन है। तो यहाँ पर बच्चों से आपने जाके पूछ लिया कि आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, ठीक है? तो ये होता है प्राइमरी सोर्स, राइट। अब यही चीज़ आपने किसी मैगजीन में देखी कि ये आज के टाइम पे जो पॉपुलर एक्टर है वो ये है, ठीक है? तो वो क्या हो गया आपका सेकेंडरी डेटा। अब जो आपने कलेक्ट की थी वो प्राइमरी डेटा, और जो आपने कहीं और से इन्फॉर्मेशन ले ली, किसी और एजेंसी ने की हुई थी, किसी और इंस्टीट्यूशन ने कलेक्ट की हुई थी, वो इन्फॉर्मेशन आपने लिया, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा की बात करें तो डेटा के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी, सेकेंड है सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है। अब यहाँ पर मैं बच्चे से पूछ रही हूँ कि आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, तो मैं कौन हूँ? इन्वेस्टिगेटर। तो जो इन्वेस्टिगेट करता है, जो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करेगा, उसे बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। तो प्राइमरी डेटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, ठीक है? जबकि सेकेंडरी डेटा कहीं और से हम डेटा यूज़ करते हैं, किसी और के डेटा को हम यूज़ करते हैं। प्राइमरी डेटा आपका ओरिजिनल होता है क्योंकि आपने खुद ने कलेक्ट किया है, जबकि सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होता। प्राइमरी डेटा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि यहाँ पर हम अपना टाइम दे रहे हैं, अपने एफर्ट लगा रहे हैं, तो ये एक्सपेंसिव होता है। जबकि सेकेंडरी डेटा लेस एक्सपेंसिव होता है, आपने कहीं और से डेटा लिया और उसको यूज़ कर लिया, ठीक है? प्राइमरी डेटा को हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब यहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं वो अपने पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। जबकि सेकेंडरी डेटा में हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हो सकता है किसी और इंस्टीट्यूशन ने वो डेटा किसी और पर्पज़ के लिए किया हो, है ना? हो सकता है किसी और इंस्टीट्यूशन ने या किसी स्कूल ने ये डेटा, सेम डेटा कलेक्ट किया था, बट उन्होंने जो पर्पज़ था उनका था कि कौन सा एक्टर सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है, ठीक है? तो उसके बेसिस पे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था, जबकि आपको केवल पॉपुलैरिटी देखनी है, तो यहाँ पर आपको उस डेटा को मॉडिफाई करना होगा, ठीक है? तो सेकेंडरी डेटा में हम डेटा को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, जबकि प्राइमरी डेटा में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर? तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ डेटा। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेथड्स की। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नाम से देखिए पता चल रहा है कि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, मतलब इन्वेस्टिगेटर ये इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करता है, ठीक है? तो जो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है उस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो मेरिट्स, रिलायबिलिटी, भरोसे वाला होता है क्योंकि हम खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक्यूरेसी, सही होता है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हम सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करते हैं। इलास्टिक, हम अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर रहे हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम वो इन्फॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट करेंगे। डीमेरिट की अगर बात करें तो लिमिटेड कवरेज, आप एक लिमिटेड एरिया को कवर कर सकते हैं, आप लिमिटेड एरिया से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, है ना? तो वो एक डीमेरिट बन जाती है। देन पर्सनल बायस, हम उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर रहे हैं, तो हो सकता है हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, या मेरा कोई पर्सनल है, मुझे कोई फेवरेट एक्टर लगता है, मैं अपने फेवरेट एक्टर को ज़्यादा अच्छा दिखा दूँ, पॉपुलैरिटी उसकी शो कर दूँ, तो बायसनेस पॉसिबल है। कॉस्टली होता है क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने लेवल पर चेक करनी है, वही आपको टाइम देना है, आपको यहाँ पे एफर्ट लगाने हैं, तो कॉस्टली पड़ता है। डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया, हम बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं कर सकते, है ना? तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। अब बात
ट्रिक्स की, तो ट्रिक देख लेते हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स को कैसे लर्न रखेंगे आप। रेयर ही लेट पेमेंट चार्जेस देना पड़े। अगर मैं पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करती हूँ तो रेयर ही मुझे लेट पेमेंट चार्जेस देने पड़े। अब इसे याद कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। देखिए बेटा, प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रिक्स अगर बहुत सारी हो जाएंगी तो आप वैसे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ज़रूरी है कि उस ट्रिक को टॉपिक के साथ रिलेट करें, इसीलिए मैंने यहाँ ट्रिक को टॉपिक के साथ रिलेट किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो टॉपिक के साथ हमने रिलेट किया है कि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने से रेयर ही मुझे लेट पेमेंट चार्जेस देने पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे आर रिलायबिलिटी, ए एक्यूरेसी, आर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ई इलास्टिक। जबकि डीमेरिट की अगर हम बात करें, एल से लिमिटेड कवरेज, पी फॉर पर्सनल बायस, सी से कॉस्टली और डी से डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया। तो यहाँ पे मैंने मेरिट्स और डीमेरिट्स को एक ही ट्रिक में कवर कर दिया है ताकि आपको अलग अलग और बहुत सारी ट्रिक्स लर्न ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रिक जिससे आप लर्न कर सकते हैं कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट, आप इनडायरेक्टली कर रहे हैं और वो भी ओरल इन्वेस्टिगेशन, तो ओरली होता है ये इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उससे इन्फॉर्मेशन ना लेकर whom द इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, आप किसी और से वो इन्फॉर्मेशन, अदर पर्सन से आप वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से ना पूछकर उसके फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि उसका बर्थडे कब आता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की हम बात कर लेते हैं। मेरिट्स देखिए, वाइड कवरेज, बहुत बड़े एरिया को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आपको मिल जाता है क्योंकि आप किसी और की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, यहाँ पे किसी और से पूछ रहे हैं उसके बारे में, तो एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाता है। सिंपल होता है, आप सिंपली कलेक्ट कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट यूज़ नहीं करना पड़ रहा, तो कम एक्सपेंसिव होगा। फ्री फ्रॉम बायस, बायसनेस नहीं होती, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं, आपके पास जो डेटा है आप उसी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डीमेरिट्स की अगर बात करें तो डाउटफुल कंक्लूजन। अब हो सकता है जिस फ्रेंड से आपने अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे पूछा है उस फ्रेंड की ना बनती हो उसके साथ, या आपके साथ ना बनती हो, तो वो आपको सच नहीं बताएगी, है ना, तो डाउटफुल कंक्लूजन रहेगा। लेस एक्यूरेट, वही सेम लेस एक्यूरेट, आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। बाइस्ड भी हो सकता है, अगर उसे उसका बर्थडे खराब कराना है या आपको उसके सामने नीचे दिखाना है तो बाइसनेस भी कर सकती है, वो उसमें चेंजेस कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गए इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जो हम डायरेक्ट पर्सन से ना पूछकर किसी दूसरे पर्सन से उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो डेटा हम डायरेक्टली कलेक्ट ना करके किसी और, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बर्थडे का लिया था कि आपने गर्लफ्रेंड से ना पूछकर उसके फ्रेंड से पूछा है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिससे बात कर रही है, जिसके बारे में आपको डेटा चाहिए, आप उससे ना पूछकर किसी दूसरे पर्सन से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को आप कैसे लर्न रखेंगे। W सेल्फ बोल्ड या V सेल्फ बोल्ड, हम खुद इतने बोल्ड हैं कि हम ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको कनेक्ट कर दिया ओरल इन्वेस्टिगेशन से कि हम खुद इतने बोल्ड हैं कि ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो W से V हो गया, W मतलब वाइड कवरेज, S फॉर आपका आ गया सिंपल, E फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन, L फॉर लेस एक्सपेंसिव, F फॉर फ्री फ्रॉम बायस। जबकि डीमेरिट में आ गए हमारे बोल्ड, BLD, इसमें इसलिए O को मैंने छोटा सा बनाया ताकि आप इस पर ध्यान ना दें। तो BLD बोल्ड, B से बायस्ड, L से लेस एक्यूरेट और D फॉर डाउटफुल कंक्लूजन। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम कहाँ से ले रहे हैं, लोकल सोर्सेज से या कॉरस्पॉन्डेंट से। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन एट डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, वो लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, है ना, आप लड़का देखने गए, उसके बाद क्या करते हैं, आस पड़ोस के पड़ोसियों से पूछेंगे कि भाई लड़का कैसा है, क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है क्या वो सही है नहीं है, वेरीफाई करते हैं ना। तो ये काम होता है ना, लड़की वाले आसपास पूछेंगे लड़के के बारे में, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि आपको जो बताया गया है वो सब सही है नहीं है ना। बहन की शादी करनी है तो ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार क्रॉस चेक करते हैं, राइट। तो वैसे ही सेम यहाँ पर है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पॉन्डेंट, मतलब यहाँ जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके लिए इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करता है अलग अलग जगह पर, ठीक है। जैसे आपने न्यूज़ में देखा ना, न्यूज़ वाले जो न्यूज़ टेलीकास्ट करते हैं वो भी क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर अपने न्यूज़ रिपोर्टर्स को भेजते हैं ना, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कराते हैं, बस वही है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है कुछ लोकल पर्सन्स को अलग अलग जगह पर जहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो हो गया आपका इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक। मेरिट्स से डीमेरिट्स देख लेते हैं। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, तो जैसे मैंने बोला ना बहन की शादी करनी है तो स्पेशल पर्पस के लिए सुटेबल होता है क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वाइड कवरेज, आप बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, आपको हर जगह जाकर नहीं देखना पड़ रहा कि कैसा है लड़का, क्या करता है, उसकी जॉब कैसी है, या आपको जो फैमिली कैसी है। आपने क्या किया, लोकल पर्सन्स जो है उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तो हम वाइड कवरेज कर सकते हैं। या न्यूज़पेपर, अभी मैंने न्यूज़ का बताया, न्यूज़ टेलीकास्ट होती है तो वो क्या करते हैं, उन्हें हर जगह खुद नहीं जाना पड़ रहा, तो बड़े बड़े एरियाज़ को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं अलग अलग जगह पर जो उन्हें इन्फॉर्मेशन ला कर देते हैं। तो वाइड कवरेज होता है। कंटिन्यू बेसिस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। डीमेरिट अगर मैं बोलूँ तो पर्सनल बायस यहाँ पर भी आ जाती है। देखिए बहुत सारी जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है ना वो हमारी कॉमन है, सेम है, तो आप उनको एक ही जो कॉमन है उन्हें एक बार लर्न कर सकते हैं, सभी में यूज़ कर सकते हैं। तो पर्सनल बायस हो जाता है, हो सकता है पड़ोसी ना पसंद करता हो उस लड़के को तो आपको उसके बारे में गलत बातें बताएगा, ठीक है। तो पर्सनल बायस हो सकता है। लेस एक्यूरेट, कम यकीन, आप कम मतलब बहुत परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन वो एक्यूरेट ना हो, सही ना हो, तो सही होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक जैसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, है ना। हो सकता है एक पड़ोसी बोले नहीं भाई साहब लड़का बड़ा अच्छा है आपने जो पसंद किया है, और दूसरा पड़ोसी बोले अरे नहीं वो तो सिगरेट पीता है, दारू पीता है ना। तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी, मतलब एक जैसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो ये एक प्रॉब्लम आती है इसमें। अब इन मेरिट्स और डीमेरिट्स को आप कैसे लर्न करेंगे, फिर से मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है कि आप लोकल सोर्स को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, लोकल सोर्सेज से पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट वेलफेयर सेंटर कहाँ पर है जहाँ आप जाकर पर्सनल लेवल पर लर्निंग कर सकें। आपने लोकल सोर्सेज से पता किया है कि स्टूडेंट वेलफेयर सेंटर कहाँ है जहाँ आप पर्सनल लेवल पर लर्निंग कर सकें, ठीक है। तो एस से हो गया सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, डब्ल्यू से हो गया वाइड कवरेज, सी से हो गया कंटिन्यूटी, पी से हो गया पर्सनल बायस, एल से लेस एक्यूरेट और एल से लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो ये होगी इसकी ट्रिक, इस ट्रिक के थ्रू आप ये लर्न कर सकते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एक और मज़ेदार ट्रिक है, मैंने अभी यहाँ बात की थी ना बहन की शादी की, तो उससे रिलेटेड भी ट्रिक है, आप चाहे तो वो लर्न कर सकते हैं। मैंने वैसे वो लिखी नहीं है पर फिर मैं आपको बता देती हूँ कि शादी वाले कार्ड पर लड़के और लड़की की फ़ोटो लगवानी है, शादी वाले कार्ड पर लड़के और लड़की की फ़ोटो लगवानी है। तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि आपने लोकल सोर्सेज से पूछा है कि भैया शादी वाले कार्ड पर हमें लड़के और लड़की की फ़ोटो लगवानी है, तो वो कार्ड कहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ इससे भी आप लर्न कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनएयर एंड शेड्यूल्स, तो यहाँ पर हमारे दो मेथड्स आते हैं, मेलिंग मेथड और इनुमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड में क्या होता है, क्वेश्चनएयर से एक प्रिपेयर किया जाता है, क्वेश्चनएयर मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं, उसे बोलते हैं क्वेश्चनएयर। ये एमसीक्यू फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, येस नो के फॉर्म में हो सकता है। तो क्वेश्चनएयर मेल किया जाता है इन्फॉर्मेंट को, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है उनके क्वेश्चनएयर मेल कर देते हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्डेंट फिर उस पर रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नई चॉकलेट बनाई है मार्केट में, अब आपको उसका रिस्पॉन्स जानना है कि कैसी है।
तो वो आपने क्वेश्चनियर एक चॉकलेट्स के साथ एक आपने फिल करने के लिए क्वेश्चनियर बना दिया, जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे कि चॉकलेट का फ्लेवर कैसा लगा, चॉकलेट का टेस्ट कैसा लगा, वो आपने बना दिया। अब उसे जो भी चॉकलेट खरीदेगा खाएगा उसे वो आंसर्स फिल करने होंगे और आपको मेल करना होगा। उसे बोलते हैं मेलिंग मेथड, ठीक है। अब इनुमरेटिव मेथड में क्या होता है, ये वहाँ काम करता है जहाँ पर आपकी लैंग्वेज को समझने वाले लोग नहीं हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेल नहीं कर सकते, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, सेमी स्किल्ड लोग हैं या अनस्किल्ड लोग हैं जो आपकी लैंग्वेज नहीं समझते, तो वहाँ पे इनुमरेटर खुद जाता है और इन्फॉर्मेशन फिल करता है। जो भी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट से मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को वो फिल करेगा, ठीक है। तो इनुमरेटर कौन होता है? इनुमरेटर इन्वेस्टिगेटर हायर करता है एक ऐसे पर्सन को जो उसके बिहाफ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसे बोलते हैं इनुमरेटर। फॉर एग्जाम्पल मुझे तमिल से कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तमिल से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब मुझे तमिल नहीं आती तो मैं वहाँ के लोकल लोगों से कैसे बात करूँगी? तो मैं एक इनुमरेटर हायर करूँगी जो मेरे बिहाफ पर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा या उनसे बात करेगा, ठीक है। जैसे आपने सीरियल्स में भी देखा ना, जब अलग लैंग्वेज का कोई क्राइम कोई बंदा आ जाता है पुलिस के पास या पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेट करती है तो वहाँ के लोकल लोगों की हेल्प लेती है ताकि वो उसकी लैंग्वेज में उससे बात कर सकें और इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इनुमरेटर। तो यहाँ पे इनुमरेटर खुद वो इन्फॉर्मेशन फिल करता है जो उसे इन्फॉर्मेंट से मिली है। अब अगर मैं थोड़ा सा इनका डिफ्रेंशिएशन देखूँ तो मेलिंग मेथड ईजी होता है, ठीक है, और एक आप बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, जबकि इनुमरेटर मेथड थोड़ा सा आपका टाइम और एफर्ट लगाएगा, तो थोड़ा हम बोल सकते हैं कि कॉस्टली होता है। और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन का जो फील्ड है ये भी लार्ज ही होता है वैसे, बट यहाँ पर आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, स्किल्ड पर्सन की, जो आपके बिहाफ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा आपको कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, उसके क्या क्या कैसे आप सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो प्राइमरी डेटा हमने पढ़ लिया था, सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके कलेक्शन तो एक तो है पब्लिक सोर्स, पब्लिश्ड सोर्स, जो सोर्स जो इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड होती है वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड है अनपब्लिश्ड सोर्स, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं हुई बट फिर भी कलेक्ट की गई थी किसी एजेंसीज़ के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, वो होता है आपका अनपब्लिश्ड सोर्स। तो पब्लिश्ड सोर्स में क्या क्या आते हैं? गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस, जो गवर्नमेंट पब्लिश करती रहती है अपनी इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़, जो कमेटी रिपोर्ट बनाती रहती हैं, या ट्रेड यूनियन जो पब्लिश करते रहते हैं। ट्रेड यूनियन मतलब ट्रेड के बारे में जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, जो इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करती रहती हैं। मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन आती है, या रिसर्चर्स इंस्टीट्यूट अगर रिसर्च कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर तो वो आपका पब्लिश सोर्स में आता है। या फिर जो पीएचडी करते हैं स्कॉलर्स, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, तो वो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आती है हमारी पब्लिश्ड सोर्स में, जो कहीं ना कहीं पब्लिश हुई होगी, ठीक है। अनपब्लिश सोर्स जो पब्लिश नहीं होती, ठीक है, ये या तो सीक्रेट रखी जाती हैं या फिर किसी अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती हैं और जिन्हें पब्लिश नहीं किया जाता। तो इनमें से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आप ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट करती हैं अपने यूज़ के लिए, उन्हें पब्लिश नहीं करना होता, तो वहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, पब्लिश करने के लिए नहीं करती, ठीक है। अब इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। फर्स्ट, एबिलिटी टू कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, किस लेवल तक कलेक्ट की है, ऑब्जेक्टिव क्या था ये डेटा कलेक्ट करने का, या मेथड क्या था कलेक्शन, किस मेथड से वो डेटा कलेक्ट किया गया था, टाइम एंड कंडीशन क्या थी जिस टाइम ये डेटा कलेक्ट किया गया, किस कंडीशन में डेटा कलेक्ट किया गया था, एक्यूरेसी कितनी है। ये सारी चीज़ें जज करने के बाद ही हमें वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पब्लिश्ड सोर्स या अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश सोर्स जो कहीं ना कहीं छपा हुआ मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको न्यूज़पेपर में, जर्नल में, मैगजीन्स में, ठीक है, पब्लिश हो चुका होगा। अनपब्लिश सोर्स जो पब्लिश नहीं होता डेटा,
वो अनपब्लिश सोर्स हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे सेंसस मेथड। अब सेंसस मेथड के बारे में तो सेंसस मेथड है कवरिंग एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। जिसकी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें सारे लोगों की ज़रूरत होती है, सभी लोगों को हम लेते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, तब इन्वेस्टिगेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये देखना है कि इंडिया में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, तो मुझे हर घर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तब हम ये देख सकते हैं कि कितने मेल हैं और कितने वुमेन हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेंसस मेथड, जिसमें हम एवरी आइटम को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की। मेरिट्स, रिलायबल मतलब भरोसे वाला होता है, एक्यूरेट सही जानकारी होती है, लेस बायसनेस इसमें बहुत कम होती है, बायसनेस नहीं होती। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्टली आप इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं तो सारी चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। मतलब पर्सनल हम घर घर जाकर नहीं करा रहे हैं, बट हाँ हमने कुछ लोगों को हायर किया होगा जो हमारे बिहाफ पर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। डीमेरिट्स, कॉस्टली होता है। अब आप जिन लोगों को यहाँ पर अपॉइंट करेंगे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, आपको उन्हें पे करना होगा, तो कॉस्टली होता है। लार्ज मैन पावर, बहुत सारे लोग चाहिए, मुझे इंडिया का ही देखना है कितने मेल है कितने वुमेन है, तो मुझे बहुत सारे लोग चाहिए जो मुझे इन्फॉर्मेशन ला कर दें, है ना, तो लार्ज मैन पावर की यहाँ ज़रूरत होती है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, अगर आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन लॉन्ग टर्म के लिए करनी है इन्वेस्टिगेशन, तो वहाँ पर ये मेथड सुटेबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत डिले हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये मेथड लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं होता। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है तो ठीक है, बट लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स को कैसे याद रखें। तो रश्मि है तो ठीक है, मुमकिन है, तो बात कर लेते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कैसे लर्न करेंगे। तो इसके मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है। लेफ्ट राइट इंडिकेटर का मतलब है लोन कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो सेंसस मेथड में हम सेंस कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट राइट इंडिकेटर ऑन है किसी का, इसका मतलब लोन कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, क्या सेंस किया मैंने, लेफ्ट राइट इंडिकेटर अगर ऑन है इसका मतलब लोन कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो ये केवल ट्रिक है लर्न करने के लिए, आपसे रिक्वेस्ट है केवल ट्रिक पेपर में ना लिखें, ऐसा ना हो आप केवल ट्रिक ही लिख कर आ जाएं। ठीक है, अब देख लेते हैं। एल से क्या था, लेस बाइस्ड, आर से रिलायबल या एक्यूरेट, आई से इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, एल से लार्ज मैन पावर, सी से कॉस्टली और एन से नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। तो ये हमारे ट्रिक सेंसस मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स लर्न करने के लिए। नेक्स्ट मेथड हमारा सैम्पल मेथड, जहाँ पर हम एक सैंपल लेते हैं, सभी ईच आइटम को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑफ ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। अब आप चावल खरीदने गए मार्केट में, तो क्या हर एक चावल को देखोगे कि उसमें कीड़े लगे हैं या साफ़ हैं, कैसे हैं चावल, नहीं ना। हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ चावल मुट्ठी में उठाए और उन्हें चेक कर लेते हैं कि अच्छा कैसे हैं ये चावल, सही है या नहीं, राइट। तो उसे बोलते हैं हम सैंपल मेथड। उसी से हम आइडिया लगा लेते हैं कि जितना भी आपने चावल खरीदा है वो साफ़ है या नहीं, राइट। तो इस मेथड को बोलते हैं सैंपल मेथड, जहाँ पर केवल कुछ डेटा लिया जाता है सैंपल के तौर पर और उससे चेक किया जाता है कि आपका, उससे कंक्लूजन निकाल लिया जाता है कि आपकी जो डेटा है वो किस बेसिस पर है। ठीक है, फ़ायदे और नुकसान देख लेते हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स। इकोनॉमिकल है, सस्ता है, आपको हर उसके पर्टिकुलर उसकी डेटा की जानकारी नहीं लेनी यहाँ पर। लार्ज इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं, है ना। मोर साइंटिफिक ज़्यादा है, क्योंकि हमने एक ग्रुप ले लिया है, उससे हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं बाकी चीज़ों के बारे में, तो साइंटिफिकली भी ठीक है। डीमेरिट की मैं बात करूँ तो पार्शियल हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर के चावल तो ठीक थे लेकिन नीचे वालों में कीड़े आ गए, है ना। तो पार्शियल डेटा होता है कि तो हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते कि जो भी जानकारी आपके पास है, जो भी डेटा आपके पास है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। रॉन्ग कंक्लूजन रॉन्ग निकल सकता है ना। मैंने तो चावल ऊपर से उठाए थे, साफ थे, लेकिन घर आके पता चला अरे ये तो चावल में कीड़े।
स्पेशलाइज नॉलेज, इसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप सैंपल उठाएंगे और उन्हें चेक करेंगे। ठीक है, मार्केट में गए आप धनिया लेने, अब धनिया की जगह आप देख रहे हैं पुदीना, तो कैसे पता चलेगा ना, स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या धनिया है क्या पुदीना, राइट। अब आगे देख लेते हैं हम। इसे लर्न करने के लिए सेम फिर से ट्रिक, मेरिट्स और डीमेरिट्स को आप कैसे लर्न रखेंगे सैम्पल मेथड की। तो सैम्पल आपने लिया था, ठीक है, सैम्पल के लिए आपको मेल भेजी गई थी, ईमेल, तो ईमेल आई है आपके पास जिसमें लिखा था प्लीज़ राइट सून, कि जल्दी आप उसका आंसर दें, आपको खरीदना है नहीं खरीदना। ठीक है, तो सैम्पल मेथड के लिए जब आप गए थे उन्होंने आपको मेल पर इंफॉर्मेशन दे दी है और उसमें लिखा था प्लीज़ राइट सून, कि आप जल्दी उन्हें बताएं। ठीक, EML इसका मतलब है ईमेल, ठीक है, E से इकोनॉमिकल, M से मोर साइंटिफिक, L से लार्ज इन्वेस्टिगेशन, P से पार्शियल, W से रॉन्ग कंक्लूजन, S से स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से इस ट्रिक से आप लर्न रख सकते हैं सैम्पल मेथड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को। आगे बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पल का अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सैम्पलिंग मेथड्स देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपका रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग कर दिया, ठीक है, जैसे स्कूल में होता है ना, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अचानक से वो आ गए, आपके फ्लाइंग स्क्वाड आ गई और चेकिंग करनी शुरू कर दी, तो वो क्या रैंडम सैम्पलिंग, कभी भी आपने एक रैंडमली सैम्पलिंग कर दी। जैसे इसमें आता है लॉटरी मेथड और टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। लॉटरी मेथड जिसमें चिट्स डाल दी जाते हैं, एक बाउल में आपको एक चिट उठानी होती है, उस पर डमशरा करना होता है ना, खेलते हो ना स्कूल में डमशरा, तो वैसे ही होता है ये भी। तो लॉटरी मेथड, बाउल में चिट्स डाल दी जाती है, उनमें से किसी एक को आप सैंपल देख सकते हैं उसमें से। ठीक है, देन नेक्स्ट हो गया आपका, नेक्स्ट हमारा टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। इसमें हुआ है कभी आपके साथ ऐसा कि आप क्लास में बैठे थे और टीचर ने बोला सरप्राइज टेस्ट लेंगे, अब आपने बहुत कोशिश की, अपना सर नीचे झुकाया हुआ है, फिर भी मेरा नंबर ना आए, भगवान बस बैल हो जाए ना, और फिर भी टीचर ने बोला कि आप खड़े हो जाओ और आप बताइए इसका आंसर। हुआ है? हुआ होगा, पक्का हुआ होगा, अगर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर, कि किसी भी टेबल से किसी भी पर्सन को उठा लिया और उसका हम यहाँ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो रैंडमली नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर्स में से किसी भी नंबर को आप चूज़ कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हो गया पर्पसिव और डिलाइब्रेट सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, डेलिब्रेट सैम्पलिंग में जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो खुद से चॉइस बना लेता है, सैंपल खुद से बनाता है और उनसे इन्वेस्टिगेशन करता है। वो अपने अकॉर्डिंग देखता है कि क्या क्या चीज़ें सैंपल में, या किसका सैंपल किस तरीके से करना है, अपने आप वो बनाए सैंपल आइटम्स रेडी करता है और उससे वो इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेटिफाइड या मिक्स सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, सैंपल पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, और अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वो देखना है कि टोटल पॉपुलेशन ही देखनी है अपने इंडिया की। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, फिर मेल में बच्चे कितने, बॉयज़ एडल्ट कितने थे, माइनर कितने हैं, सेम हमने फीमेल में कर दिया कि गर्ल्स अंडर 18 कितनी हैं, अबव 18 कितनी हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड या मिक्स सैम्पलिंग में इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डेटा को सेग्रीगेट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, जो पॉपुलेशन मतलब जो आपका डेटा है उसे न्यूमेरिकली, ग्राफिकली, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाएगा। जैसा स्कूल में आपके रोल नंबर अल्फ़ाबेटिकली होते हैं ना। ठीक है, तो एवरी 9th आइटम को सेलेक्ट किया जाता है सैंपल के लिए, 9th आइटम, तो रोल नंबर 9 जो होगा उसको सैंपल के लिए बुलाया जाएगा, फिर 18 जो होगा उसको सैंपल के लिए बुलाया जाएगा, फिर से 27 को सैंपल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये होता है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, समझ में आया, मतलब अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली या जियोग्राफिकली अरेंज किया जाएगा, फिर हर nth आइटम, एवरी nth आइटम को
nth आइटम मतलब जैसे मैंने 9 लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके, ठीक है। या फिर आपने 4 ले लिया, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, इस तरीके से हम इसमें सिस्टमेटिक वे में एक सैम्पलिंग की जाती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। फाइन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर नंबर्स के हिसाब से या नेक्स्ट हमारा कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है डेटा को, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, अलग अलग क्लासेस बनाए जाते हैं। जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बना दिया, बिलो पॉवर्टी लाइन, कि जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं उन्हीं को फ्री में गेहूँ, चावल, तेल ये दिया जाएगा, ठीक है। तो वो होता है कोटा सैम्पलिंग, जहाँ पर डेटा को या फिर पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है एज पर ग्रुप्स और क्लासेस, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग क्लासेस में, ठीक है। देन नेक्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, लास्ट है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इन्वेस्टिगेट करता है, जैसे उसे कन्वीनियंस लगेगा, जिस तरीके से उसे कन्वीनियंस लगता है, जो उसे मेथड सूट करता है, जिस तरीके से उसे सूट करता है, उस तरीके से वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। ये थे सारे मेथड्स सैम्पलिंग के, कि कैसे कैसे सैम्पलिंग की जाती है। रैंडम सैम्पलिंग, अचानक से किसी को बुला लिया, लॉटरी मेथड के थ्रू, है ना, या टेबल से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। पर्पजिव या फिर डेलिब्रेट में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर भी जो इन्वेस्टिगेटर होता है खुद से सैम्पल आइटम्स रेडी करता है, फिर इन्वेस्टिगेट करता है। स्ट्रेटिफाइड या मिक्स्ड सैम्पलिंग, यहाँ पर हमने बात की थी कि जो डेटा है उसको या पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया जाएगा अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, है ना, फिर उसमें से सैंपल किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल बताया था ना आपको, टोटल पॉपुलेशन है उसमें से मेल और फीमेल कर दिया पहले, फिर मेल में से एडल्ट कितने हैं, माइनर कितने हैं, मतलब अबव 18 कितने हैं, बिलो 18 कितने हैं, ये किया। फिर कोटा सैम्पलिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कर दिया कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोग कितने हैं, अबव पॉवर्टी लाइन कितने हैं। एंड देन कन्वीनियंस, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से अपने हिसाब से डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, सेकेंड चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी ट्रिक्स आपको अच्छी लगे आप प्लीज़ ज़रूर बताइए कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगी है, ताकि मैं आगे उसी टाइप की ट्रिक्स बना के लाऊं। आई होप आपको पूरा चैप्टर, पूरे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे और हाफ ईयरली में आपकी हेल्प होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एक थम्स अप दें, ताकि मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियो और बनाती रहूँ आपके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय।